गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये है कि हर शाम 5 बजे तैयार रहिएगा हमारे हरियाणा जीके की लाइव क्लासेस के लिए। और इसी के साथ हर संडे को 10 से 1 बजे मिनी मैराथन के लिए। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आइएगा आज के हमारे प्राचीन इतिहास के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्टोन एज, या स्टोन एज को ही हम हिंदी में पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड या इस समय लोगों को पत्थर के अलावा किसी और चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। केवल पत्थरों की जानकारी होने के कारण ही इस टाइम पीरियड को पाषाण काल या स्टोन एज कहा जाता है। अगर हम बात करें कि पाषाण काल या स्टोन एज हमारे प्राचीन इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। ये वो सबसे पहले के लोग थे जो अस्तित्व में थे, या ये सबसे पहले के विश्व के ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले कहाँ से ऐसे अवशेष मिले हैं कि वहाँ पर प्राचीन मनुष्य निवास करता था, तो अब तक जो सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं वो 2.4 मिलियन ईयर्स एगो। अब जो हमारे अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं अफ्रीका। इससे ये पता लगता है कि अफ्रीका विश्व का सबसे पुराना ऐसा महाद्वीप है जहां आज से लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले लोग निवास करते थे। इससे पहले के मनुष्य के निवास के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मानव सभ्यता का विकास याद रखिएगा आपका कहाँ पे हुआ, अफ्रीका। अगर भारत की बात करें तो भारत में आज से 1.4 मिलियन ईयर्स एगो भारत में लगभग जो अवशेष मिले हैं वो ये बताते हैं कि भारत में मानव सभ्यता की शुरुआत 1.4 मिलियन साल पहले हुई। इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? इसके अवशेष मिले हैं आपके बोरीवली, और बोरीवली आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो ऐसे अवशेष मिले हैं कि बोरीवली महाराष्ट्र में सबसे प्रारंभ में और मनुष्य ने निवास स्थान या निवास करना शुरू किया। अब अगर हम बात करें पाषाण काल या स्टोन एज की, तो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने पाषाण काल को, स्टोन एज को 4 भागों में बांट दिया है। किस आधार पर बांटा है और क्यों बांटा है ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है स्टोन एज या पाषाण काल से रिलेटेड, तो एक निमोनिक्स है, एक निमोनिक है, आपकी एक ट्रिक है, आप उसे जरूर याद रखिएगा। वो निमोनिक क्या है? वो निमोनिक है हमारी प्राइम, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नेक चंद, प्राइम मिनिस्टर नेक चंद। कैसे याद करेंगे देखिएगा। पी, पी का यहाँ पे कहने का मतलब है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। एम का यहाँ पे कहने का मतलब है मीसोलिथिक, मीसोलिथिक। एन का यहाँ पे कहने का मतलब है नियोलिथिक, नियोलिथिक। और सी का यहाँ पे कहने का मतलब है कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक। नाम सुनने में बहुत अजीब से लग रहे होंगे, शायद हिंदी के विद्यार्थियों ने कभी भी ऐसे वर्ड्स या इन नामों को नहीं पढ़ा होगा। तो आइएगा, पैलियोलिथिक का हिंदी में मतलब होता है हमारा पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। मेसोलिथिक को हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक को हम बोलते हैं नव पाषाण काल,
नवपाषाण काल। और अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य ने पत्थर के बाद सबसे पहले किस धातु या किस मेटल का इस्तेमाल किया, तो याद रखिएगा सी से ही कैल्कोलिथिक और सी से ही आपका बना क्या, कॉपर। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु को इस्तेमाल करना क्या किया, शुरू। इसीलिए ये वो टाइम पीरियड था जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे की धातु का भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इसे इतिहास में ताम्रपाषाण काल भी कहा गया है। ताम्रपाषाण काल। डिफरेंस क्या था देखिएगा, एक एक करके पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल ऐसा माना जाता है कि 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था। बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। जब ये समय उल्टा चलता था तो उस टाइम पीरियड को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। 1000 10,000 बीसी से लेकर और आपका 4000 बीसी तक के टाइम पीरियड को मध्य पाषाण काल कहा गया है। 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक के टाइम पीरियड को नवपाषाण काल कहा है, और 1000 बीसी के ऑनवर्ड उसके बाद के टाइम पीरियड को ताम्रपाषाण कहा गया है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सब लोग पत्थर के ही औजार बनाते थे, लेकिन इनके औजार इनकी तुलना में अच्छे होते थे, इनके औजार इनकी तुलना में, इनकी तुलना में। ये लोग बिल्कुल गवार थे, ये लोग थोड़े सभ्य थे, ये उनसे ज़्यादा सभ्य थे और ये सबसे सभ्य थे। तो औजारों और सभ्यता के विकास के आधार पर ही हमने इनको अलग अलग कालखंडों में बांट दिया है। आइएगा डिटेल में पढ़ते हैं। पुरापाषाण काल, इसी टाइम पीरियड को हिंदी में हिमयुग और इंग्लिश में आइस एज भी कहा जाता है। आइस एज की अगर मैं बात करूं तो इस समय टेम्परेचर बहुत ही कम रहता था, जिसकी वजह से चारों तरफ क्या जमी रहती थी, बर्फ। इसीलिए इस टाइम पीरियड के जो भी मनुष्य थे उनको हिम मानव भी कहा गया है। हिम मानव इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड को ही क्या कहते थे, हिमयुग। दूसरा, ये मनुष्य कौन सी क्लास से थे? जैसे हम लोग होमोसेपियंस जाति के लोग हैं। अगर हम आज भी किसी अफ्रीका को देखते हैं तो उसी अफ्रीकन को देखते ही हम कह देते हैं निग्रो। निग्रो बिल्कुल सही कहा। ये जो सबसे पहले पुरापाषाण काल के लोग थे ये नेग्रिटो, नेग्रिटो या हिंदी में निग्रो जाति के लोग थे। इन लोगों का सामान्यतः जो चेहरा होता था वो काफ़ी चौड़ा होता था, नाक काफ़ी चपटी हुई होती थी और बाल इनके बहुत ही ज़्यादा घुंघराले होते थे। हम होमोसेपियंस हैं। इस सभ्यता के अंत तक आते आते होमोसेपियंस भी अस्तित्व में आने लग गए थे। सेकंड, ये लोग और पत्थरों से अपने औजार बनाते थे और पत्थर उसे औजार बनाने के लिए ये क्वार्ट्ज के पत्थरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हिस्ट्री में इनको क्वार्ट्ज मैन भी कहा गया है। क्वार्ट्ज, इनके द्वारा जो बनाए गए औजार होते थे पत्थरों के, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। सामान्यतः इन्होंने पत्थर को तोड़ा, वो थोड़ा सा पहना होता था तो उसी से चक्कू के रूप में इस्तेमाल करते थे। अगर थोड़ा बड़ा तोड़ दिया तो वो इनके लिए कुल्हाड़ा या एक्स बन जाती थी। तो जो इनके औजार होते थे वो क्वार्ट्ज पत्थरों के बने होते थे। यही कारण है कि इतिहास में इनको क्वार्टाइज मैन भी कहा गया है। थर्ड, इन लोगों को और किसी तरीके की एग्रीकल्चर और इनकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। इन्हें पूरी तरीके से चर्लिस या गवार लोग भी कहा गया है। चर्लिस मतलब ये लोग आज की मानव सभ्यता के बिल्कुल विपरीत थे। इनका सामान्यतः जो भोजन होता था वो अपने पशु पक्षियों का शिकार करना और उन्हें खाना होता था। इन्हें किसी तरह की सभ्यता की कोई नॉलेज नहीं थी। ये लोग सामान्यतः नेक्ड रहते थे और नोमाड्स खाना बदोशों की तरह घूमते रहते थे। यही कारण था कि इस समय इनको जंगली या गवार लोगों की कैटेगरी में रखा गया है। अगर मैं बात करूं कि क्या भारत में इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी जो आपकी वैली है उससे अवशेष मिले हैं पुरापाषाण काल के लोगों के। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र से अवशेष मिले हैं कि ये सभ्यता के लोग इन दो क्षेत्रों में उस समय सर्वाधिक रहा करते थे। टाइम धीरे धीरे बदलता है। अब हम पुरा से मध्य पाषाण काल में आते हैं। 10,000 बीसी से 4000 बीसी के बीच क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई,
इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुई और वो हुआ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब था तापमान में परिवर्तन, और तापमान में परिवर्तन भी क्या, तापमान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि तब होती है जब आपका क्लाइमेट चेंज हो जाए, डिफोरेस्टेशन हो, पोल्यूशन हो, लेकिन उस समय पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, ये कुछ नहीं था, लेकिन नेचुरली ही तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। आज जब तापमान बढ़ा तो बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया जो पहले थी, और जैसे ही बर्फ़ पिघली तो ये लोग अपने आप को विस्तारित करने लग जाते हैं। ये लोग ऐसी जगहों पे जाने लग जाते हैं जहाँ पहले बर्फ़ की वजह से ये जा नहीं पाते थे। सामान्यतः तापमान की वृद्धि होने से इन लोगों ने अपने आप को एक्सटेंडेड या अपने आप को विस्तारित करना शुरू कर दिया, और अब ये कुएं के मेंढक नहीं थे कि थोड़ी सी जगह में निवास करते थे, अब ये बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करने लग गए, निवास। इसके साथ साथ ये लोग इनकी तुलना में सभ्य हुए। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने यहाँ तक आते आते डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, हिंदी में इन्होंने यहाँ तक आते आते एग्रीकल्चर या हिंदी में कृषि करना क्या कर दिया, शुरू। सबसे पहले जिस चीज़ की इन्होंने खेती की वो था हमारा बार्ले या जौ। सेकेंड, यहाँ तक आते आते और ये लोग थोड़े थोड़े सभ्य हो गए, इन्होंने पेड़ों पर मचान बनाकर वहाँ पर रहना क्या कर दिया, शुरू। अब ये एक जगह पर सिस्टमेटिकली रहने लग गए, पेड़ों के ऊपर मचान बना देते, उस पे रहते ताकि जंगली जानवरों से ये अपनी रक्षा कर सके। इसके साथ साथ इन्होंने औजार बनाए, लेकिन औजार बनाने के लिए इन्होंने क्वार्ट्ज पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया। यही रीज़न था कि इनके औजार इनकी तुलना में काफ़ी सुपीरियर या काफ़ी अच्छे थे। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भारत में ऐसे अवशेष मिले हैं जहाँ पे मध्य पाषाण काल के लोग रहते थे, तो बिल्कुल। भारत की अगर मैं बात करूँ तो कोल्डिविया कोल्डिविया आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, कोल्डिविया यूपी। वहाँ पर इस बात के अवशेष मिले हैं कि वहाँ पर इस टाइम पीरियड के लोग रहते थे। समय थोड़ा और बदलता है और हम मध्य से नवपाषाण काल में परिवर्तित होते हैं। नवपाषाण काल में ये लोग और भी सभ्य हो गए। नवपाषाण काल में दो ऐसी महत्वपूर्ण खोजें हुई जिसने उस समय की मानव सभ्यता को हिला के रख दिया, और वो डिस्कवरी थी फायर एंड व्हील, हिंदी में आग और पहिए की खोज। आग और पहिए की खोज। आग की खोज से पहली बार जब इन्होंने दो पत्थरों को टकराया तो उनसे चिंगारी निकली और आग लगी, तो इनको पहली बार अनुभव हुआ कि ऐसा करने से हम हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने देखा कि आग जलते देखकर जंगली जानवर भाग जाते हैं, तो उससे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी की जा सकती है। तीसरा, पहले मच्छी को कच्चा खाते थे, अब खाने को पका के खाया तो इनको टेस्ट आया और इनको पता लगा कि खाने को पका के खाना चाहिए, जिससे ये लोग और भी सभ्य होते गए। थर्ड, व्हील का आविष्कार होने से क्या हुआ कि अब पहले किसी भी चीज़ को अपने कंधों पे ढोते थे जो कि बहुत हैवी होती थी। इन्होंने लकड़ी के दो बड़े बड़े पेड़ों को और नीचे गिरते हुए देखा, वो रगड़ रगड़ के नीचे गिर रहे थे, तभी उसके दिमाग में व्हील का आइडिया आया, पहिया बना, और पहिया बनने से अब ये अपने से काफ़ी गुना ज़्यादा हैवी चीज़ को भी आसानी से खींच के ला सकते थे। यही रीज़न था कि इनकी लाइफ इनके कंपैरेटिवली काफ़ी क्या हो गई, सभ्य। सेकंड, इन्होंने इसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या हिंदी में पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। कृषि ये लोग पहले करते ही थे। इसके साथ साथ इन लोगों ने और यहाँ पर क्या किया, ये लोग केव्स या हिंदी में गुफाओं में रहने लग गए, ये सभ्य हो गए। इन्होंने एक अपना परमानेंट शेल्टर बना दिया, रहने का आवास गुफाओं के बाहर। और ये क्या करते थे, आग जला देते थे रात के समय, जिससे जंगली जानवर गुफाओं में नहीं घुसते थे। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में ऐसी काफ़ी गुफाएं मिली है जिनमें इस बात का अवशेष मिला है कि वहाँ पे नवपाषाण काल के लोग रहा करते थे। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपकी भीमबेटका, याद रखिएगा, भीमबेटका केव्स, भीमबेटका की गुफाएं इस बात का प्रमाण देती है कि वहाँ पर नवपाषाण काल के लोग रहा करते थे। ये लोग अपने केव्स की दीवारों पर हंटिंग और डांसिंग के चित्र बना देते थे, और ऐसे हंटिंग और डांसिंग के बहुत से चित्र आपको देखने को मिलेंगे भीमबेटका की गुफाओं पे। सेकंड,
ये लोग यहाँ तक आते आते और भी सभ्य हो गए। अब ये लोग भी पत्थर से औजार बनाते थे, लेकिन इनके औजार इनके कंपैरिजन में और स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बहुत ही क्या होते थे, ज़्यादा। समय बदलता है और नवपाषाण काल के बाद हम एंट्री करते हैं कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण काल में। अगर आपसे ताम्रपाषाण काल के बारे में पूछा जाए तो ये वो पहला टाइम पीरियड था जब इन्होंने पहली बार एक मेटल का इस्तेमाल किया और जिसका नाम क्या था, तांबा। तांबे का इस्तेमाल करने से और जो इन्होंने औजार बनाए वो पहले ही कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग थे और वो टूटते नहीं थे जैसे पत्थरों के औजार टूटते थे। यही कारण था कि अब इन्होंने पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तांबा पहली ऐसी धातु थी जिसका मनुष्य ने इस्तेमाल किया। ये लोग इनसे थोड़े और सभ्य हो गए। इन लोगों ने थैच्ड हाउसेस का मतलब होता है घास फूस और मिट्टी के बने हुए मकान। इन्होंने घास फूस और मिट्टी के बने हुए मकानों में रहना क्या कर दिया, शुरू। अब ये लोग गुफाओं में नहीं रहते थे। इसके साथ साथ पशुपालन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो ये पहले से कर ही रहे थे। यहाँ तक आते आते और इन लोगों ने वर्शिप या पूजा करना भी शुरू कर दिया। उस समय बहुत बड़ी मात्रा में और जो आपके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनमें बुल और मदर गोडेस की मूर्तियाँ मिली है, जिससे इस बात का एविडेंस मिलता है कि ये लोग पूजा और धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास रखते थे। लेकिन याद रखिएगा इस टाइम पीरियड के किसी भी मंदिर के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। अगर मैं बात करूं ताम्रपाषाण काल की, तो क्या ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड और भारत में कोई इम्पोर्टेंट साइट मिली है? बिल्कुल मिली है। अगर मैं बात करूं बुर्ज होम, याद रखिएगा बुर्ज होम आपकी कहाँ है? ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। बुर्ज होम जो साइट मिली है उसमें एक चीज़ या एक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। वो आर्टिफैक्ट्स क्या मिले हैं कि वहाँ पर मनुष्य और कुत्ते के अवशेष एक साथ मिले हैं, जिससे इस बात की कंफर्मेशन मिलती है कि पालतू कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफना दिया जाता था। अब ये बात अलग है कि पहले मालिक मरता था या पहले कुत्ता मरता था, इसके बारे में संशय आज तक है। मुझे लगता है कि मालिक की डेथ होती होगी और कुत्ते बेचारे को जिंदा मालिक के साथ दफना दिया जाता होगा। साइट कहाँ पे मिली है? जम्मू एंड कश्मीर। 5th नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट मिली है आपकी मेहरगढ़ कहाँ है? ये है आपकी बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान आपको पता है, बलूचिस्तान आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ इतिहास में पहली ऐसी साइट है जहाँ पर प्रारंभिक कृषि के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे बात करें कि पाषाण काल में और क्या ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो बिल्कुल करते थे। और प्रारंभिक एग्रीकल्चर के अवशेष किस साइट से मिले हैं? वो आपके मिले हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये आपका कंप्लीट स्टोनेज था। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, चलेगा। अगर हम बात करें स्टोनेज की, तो स्टोनेज का इतना ही टॉपिक था। इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम एंशिएंट हिस्ट्री के हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसके लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हर रोज़ 5 बजे हरियाणा जीके की क्लास जरूर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।